नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। चुनावी घमासान और सेंटर में मुसलमान, आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। बड़ी खबर आ रही है, थाईलैंड कंबोडिया के बीच हिंसा बढ़ गई है। युद्ध जैसे हालात हो गए, एक तरह से कहिए कि युद्ध ही शुरू हो चुकी है। एक मंदिर को लेकर, शिव मंदिर को लेकर दोनों देशों के बीच हमले शुरू हो गए हैं और ये उसी मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। हमले में अब तक 9 नागरिकों की मौत हो चुकी है। दोनों देशों के बीच 118 साल का पुराना यह विवाद है इस मंदिर को लेकर। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, आईसीजे ने इस मंदिर को कंबोडिया का बताया, लेकिन थाईलैंड मानने को तैयार नहीं है। और इसी वजह से दोनों देश जो है वो आमने सामने हो गए। जंग की शुरुआत हो गई है। खबर यह आ रही है कि थाईलैंड के F-16 को कंबोडिया ने मार गिराया है और इसके अलावा MSRL यानी कि मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से भी हमला किया गया है कंबोडिया की तरफ से थाईलैंड की ओर, और थाईलैंड की ओर से भी लगातार जवाबी हमले किए जा रहे हैं। बता दें आपको कि इसमें जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि दो देशों के बीच युद्ध भड़क गई है। दो देश आमने सामने आ गए हैं, जंग जैसे हालात बन गए हैं। और एक मंदिर को लेकर यह विवाद है। जो मंदिर है उसे शिव मंदिर बताया जा रहा है। 1000 साल से पुराना यह मंदिर है, शिव मंदिर। दोनों देशों के बीच 118 साल पुराना विवाद है, लेकिन अब दोनों देश जंग की तरह आमने सामने आ गए हैं और F-16 को भी मार गिराया है। यह भी बड़ी खबर मिल रही है। इसके अलावा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है हमले के लिए। दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात बन गए हैं। तो इस खबर पर जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन करते हैं अब अपने डिबेट की बात। राजनीति में सियासत जाति और धर्म से होकर गुजरती है। जाति और धर्म को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपना गुणागणित रखते हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वोट बैंक है वो है मुसलमान वोट बैंक, जो सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। मुसलमानों को अपने साथ करना इस बार चुनाव के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है। दो चुनाव आने वाले हैं, पहले बिहार और उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल अगले साल। वैसे पटना के सियासी गलियारों में एक सवाल गूंज रहा है, मुस्लिम वोटर इस बार किसके पाले में जाएगा। यही सवाल पश्चिम बंगाल में भी है और इसे लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। इसकी गूंज दिल्ली तक है। बिहार में चुनाव का मंथन, राजनीति और राजधानी दिल्ली में राजनीति और मंथन दोनों है। चुनाव बेशक दूसरे राज्यों में हो। वैसे कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी का सीधा फोकस पसमानदा मुसलमानों पर है, जो राजनीतिक लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दिल्ली में एक तरफ जहां अखिल भारतीय इमाम संगठन की बड़ी बैठक हुई, जिसमें खास बात यह थी कि आरएसएस चीफ भागवत भी शामिल हुए। इस बैठक में सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, सह सर कार्यवाह कृष्ण गोपाल, वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार, भाजपा के संगठन मंत्री BL संतोष समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में कई मुस्लिम धर्मगुरु भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य एजेंडा इमामों के बीच एकता और सहयोग को बढ़ावा देना है। लेकिन आरएसएस की किसी बैठक को राजनीति से ना जोड़ा जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ मौलाना महमूद मदनी ने विपक्षी सांसदों के लिए दिल्ली में डिनर का आयोजन किया। दिल्ली के शांग्रीला, जो कि 5 स्टार होटल है, वहां जमीयत उलेमाए हिंद ने विपक्षी सांसदों के लिए डिनर का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में सपा सांसद इकरा हसन से लेकर कांग्रेस के इमरान मसूद तक कई सांसद शामिल हुए। दावत से पहले जमीयत उलेमाए हिंद ने बैठक की, विपक्षी सांसदों के साथ मंथन किया। दिल्ली से लेकर पटना तक मंथन का दौर साफ बता रहा है कि अगर चुनावी घमासान है तो केंद्र में मुसलमान हैं। चुनाव जिसमें सिर्फ सभी जातियों को साधने की कोशिश नहीं है, बल्कि मुसलमानों को भी अपनी तरफ खींचने की तैयारी है। बिहार में 17.7% मुस्लिम आबादी और उनकी जातिगत विविधता सियासी दलों के लिए अहम है। अब जहां चुनावी मैदान में महागठबंधन वर्सेस एनडीए है, बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा 4 और घटक दल हैं। वहीं बिहार में मुस्लिम आबादी मुख्य रूप से सीमांचल, खास करके किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मिथिलांचल, विशेषकर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर जैसे जिले शामिल हैं। अब ऐसे में बीजेपी की नजर मुसलमानों के, खास करके पसमानदा वोट बैंक पर, पसमानदा मुसलमानों पर है। और यह तैयारी काफी पहले से की जा रही है। कहते हैं 2015 में, एक दशक पहले इसकी तैयारी शुरू कर दी गई थी। लेकिन एक तरफ जमीयत उलेमाए हिंद विपक्ष के सांसदों को न्योता देकर
डिनर खिला रहा है, यानी कि भोज भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। दूसरी तरफ बड़ी बैठक चल रही है जिसमें बड़े बड़े उलेमा, बड़े बड़े मौलाना और बड़े बड़े बुद्धिजीवी आरएसएस के साथ बैठक में शामिल हो रहे हैं। ये वो विपक्ष वाली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से ये कार्यक्रम दिया गया था। तो मुसलमान वोट बैंक कितना इंपॉर्टेंट है? क्या ये सेक्युलरिज्म और सेक्युलर देश में जरूरी है? क्या इससे सेक्युलरता को खतरा नहीं है? इसलिए सवाल यह कि मुस्लिम वोट बैंक कितना जरूरी, मुस्लिम वोटर्स पर एनडीए की कितनी पकड़ है, और क्या मुसलमान चुनाव में बनेंगे बिहार में किंगमेकर? बातचीत करने के लिए संजीव उनियाल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुफ्ती शमून कासमी चेयरमैन यूएमएबी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। फिरोज बख्त अहमद पूर्व वीसी एमएयूयू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साजिद रशीदी हमारे साथ इस वक्त चेयरमैन AICC जुड़ रहे हैं। आप मेहमानों का बहुत स्वागत है और साथ ही साथ दर्शकों आपका भी भरपूर स्वागत करते हैं आज के इस डिबेट में। शुरुआत में साजिद रशीदी जी से करना चाहूंगा। रशीदी जी, अगर चुनावी घमासान तो सिर्फ केंद्र में मुसलमान क्यों हैं? चाहे वो विपक्षी नेताओं की बात हो, चाहे वो आरजेडी की बात हो, चाहे वो जेडीयू की बात हो, चाहे किसी भी दल की बात हो, इतना फोकस, लेकिन बीजेपी जो है वो पसमानदा मुसलमानों की बात कर रही है। देखिए, मुसलमान सिर्फ हिंदुस्तान में केंद्र बिंदु नहीं है। मुसलमान तो अगर अमेरिका में भी चुनाव होता है तो वहां भी केंद्र बिंदु रहता है। वहां भी मुसलमान के बगैर जब तक मुसलमान की एंट्री नहीं होती, अमेरिका के सदर का भी चुनाव नहीं होता। वहां मुसलमान हर जगह केंद्र बिंदु है। इसलिए सिर्फ ये कहना कि हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है, ये मैं समझता हूं गलत है। दूसरी बात, अभी जो बैठक हुई है आरएसएस के लोगों के साथ में मौलानाओं की, वो मौलाना ऐसे लोग नहीं है जिनका मुस्लिम समाज के ऊपर कोई प्रभाव हो। ये कहीं ना कहीं अंधेरे में तीर मारने वाली बात है। वो ऐसे लोग हैं जिनको मुस्लिम समाज खुद अच्छा नहीं समझता। वो जानबूझकर जो है महीने 2 महीने में 6 महीने में इस तरह की मीटिंगें होती हैं और कह दिया जाता है हाँ मुसलमानों से मीटिंग हो गई। जो मुसलमानों के अच्छे लोग हैं, जिनके पीछे मुसलमान हैं, जिनको मुसलमान लाइक करता है, ऐसे लोगों के साथ आरएसएस ने अभी तक कोई मीटिंग नहीं। इसलिए मेरा मानना यह है कि अगर नजर मुसलमानों पर है तो ऐसे लोगों के साथ मुलाकात करनी पड़ेगी जिन लोगों के पीछे वोट हैं, जी, जिन लोगों के पीछे मुसलमान चलते हैं, जिन लोगों को मुसलमान ठीक है। मैं इस पर आपसे अगला सवाल लूंगा। रशीदी जी कह रहे थे थोड़ी देर पहले केंद्र में मुसलमान नहीं है, वोट बैंक मुसलमान नहीं है, लेकिन सत्ता के केंद्र में तो मुसलमान नजर नहीं आता है, लेकिन वोट बैंक के केंद्र में मुसलमान नजर आता है। सत्ता केंद्र में इसलिए नजर नहीं आता, ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं रशीदी जी क्योंकि पार्टिसिपेशन नहीं है, बहुत मिनिमम पार्टिसिपेशन है और ये एक तरफा नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज में देख लीजिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा पार्टिसिपेशन नहीं है जिसको कि एक निर्णायक पार्टिसिपेशन कहा जा सके। मैं उसी बात को एक शेर के साथ कहता हूं कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हाँ। ये जो तमाम पार्टियां मुसलमानों की हितैषी बनती हैं, हाँ। ये जो तमाम पार्टियां मुसलमानों का वोट लेकर केंद्र में या स्टेट में सरकारें बनाती हैं, सवाल इनसे है। 65 साल कांग्रेस ने राज किया देश पर मुसलमानों के वोटों पर। जो आजादी के बाद में मुसलमानों का रेशो था पार्लियामेंट में, नौकरियों में, असेंबली में और सब जगहों पर, वो आज घटकर जो है 1-2% पे आ गया है। ये सब कांग्रेस की देन। मुस्लिम वोटों से जो पार्टियां सत्ता हासिल करती हैं, आज उन्होंने मुस्लिम वोटों को या मुसलमानों को बिल्कुल जो है अछूत बना के रख दिया है। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या दूसरी अन्य पार्टियां हो, वो मुसलमानों के साथ मंच साझा नहीं करती, मुसलमानों के मोहल्ले में वोट मांगने नहीं चाहती। ये सारी बातें जो मुसलमानों के साथ हो रही हैं, सवाल यही है कि आप कौन से हितैषी हो। आप ना नौकरियों में मुसलमानों की साझेदारी कर रहे हो, ना पार्लियामेंट में मुसलमानों की साझेदारी कर रहे हो। टिकट अगर आप देते हो तो मुसलमान को ऐसी जगह से देते हो जहां से दूसरा मुसलमान खड़ा हुआ है,
ताकि दोनों मुसलमान आपस में लड़कर हार जाएं। तो ये सारी पार्टियां मुसलमानों के साथ जो खेल खेल रही हैं, ये एक बहुत बड़ा खेल है। इस खेल को मुसलमानों को समझना पड़ेगा। सियासत में हमारी पहुंच कहां तक हो, हमारी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इन चीजों को नहीं, आप आ रही है, बोलिए। हाँ, जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे, जब तक ये सारा खेल हमारे साथ होता रहेगा और मुसलमान खामोश तमाशाई बना रहेगा, मुसलमानों के वोट के साथ ये लोग खेलते रहेंगे। ठीक है, मैं इस पर जल्दी से एक रिएक्शन चाहूंगा फाजिल अहमद जी का कि क्या सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल हुआ, और इस्तेमाल हुआ तो फिर भी मुसलमान उन्हीं पार्टियों के साथ खड़ा क्यों नजर आता है? फाजिल अहमद जी। उसके बाद संजीव उनियाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। उनियाल साहब, स्वागत है आपका। फाजिल अहमद जी, आपका जवाब। मुसलमान इसलिए उधर खड़ा रहता है कि भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े जितने भी संगठन हैं, वो सिर्फ मुसलमान को नहीं बल्कि इस्लाम और मुसलमान दोनों को टारगेट करते हैं और तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। उनकी तो पूरी राजनीति ही मुसलमान के विरुद्ध है। फिर मुसलमान किस मुंह से जाए? नंबर एक बात। दूसरी बात, वो कहते हैं कि मुसलमान का वोट मशीन में रहेगा तो हम गंगा जल से उसको शुद्ध करेंगे। मुसलमानों का दो ही स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। ये सारी चीजें हम लोग 89 से सुनते चले आ रहे हैं। अब कौन जिम्मेदार है ये मुझे नहीं पता कि कौन जिम्मेदार है। हाँ। अगर एक आदमी कम से कम हमको बुला तो रहा है, बात तो कर रहा है, साथ बैठ तो रहा है, कुछ बातें हमारी कर भी रहा है। दूसरी तरफ तो सारा जहर, अगर दुबई का मुसलमान हमारे प्रधानमंत्री जी को अच्छा लगता है, मस्कत का अच्छा लगता है, पूरी दुनिया का मुसलमान अच्छा लगता है, भारत का मुसलमान उन्हें अच्छा नहीं लगता। भारत की टोपी अच्छी नहीं लगती, भारत के मदरसे अच्छे नहीं लगते, भारत का इस्लाम उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो भारतीय जनता पार्टी जब इतना अपमान और तिरस्कार करेगी तो कोई क्यों जाएगा उनके साथ? और जितने लोग, बात पसमंदा की हो रही है, जितने लोग भाजपा के जो प्रवक्ता आते हैं मुसलमान, वो सारे सवर्ण मुसलमान है, वो कोई उसमें ओबीसी मुसलमान नहीं है। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सीना तान के खड़ा है आज तक, तो पसमंदा ही खड़ा है। सवर्ण मुसलमान तो हमेशा सत्ता के साथ रहा है, सत्ताधारी रहा है, उसको तो सत्ता से प्यार है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो कांग्रेस के साथ थे, अब भाजपा की सरकार है तो भाजपा के साथ है। जो हमारे पसमंदा मुसलमान है, आज पूरी तरह से भाजपा से सीना तान के अगर कोई खड़ा है तो पसमंदा समाज ही खड़ा है। और मुसलमान अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देना भी चाहे तो भाजपा के नेता जो क्या नाम उनका, साहब सिंह वर्मा के बेटा और बिहार के नेता और तमाम बीजेपी का तो पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक, नहीं बीजेपी से दूरी, ये आप लोगों का ये आप लोगों इस्लाम के खिलाफ बात करो। मैं अगर फैक्ट एनालिसिस करूं फाजिल अहमद जी, तो बीजेपी से दूरी है आप लोगों का नैरेटिव है जो आप लोगों के द्वारा चलाया जाता है या फिर पब्लिक डोमेन में पुश किया जाता है। जो योजनाएं हैं उसमें अगर जो दावे सामने आते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में 35 से 40% लाभार्थी मुसलमान हैं, लाखों मुस्लिम परिवारों को पक्के मकान मिले हैं। मुफ्त गैस कनेक्शन में 37% लाभार्थी मुसलमान हैं। जनधन योजना में 42% मुस्लिम लाभार्थियों ने इस योजना के तहत खाता खुलवाया। मुद्रा योजना में 30% लाभार्थी मुसलमान हैं। आयुष्मान भारत में हालांकि डेटा नहीं है, लेकिन कई मुस्लिम परिवारों के पास आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं। कौशल भारत योजना में 23% लाभार्थी मुस्लिम है। तो ये आप लोग ये एक नैरेटिव देना चाहते हैं कि भाई आपको बीजेपी के साथ नहीं जाना है या किसी भी राइट विंग पार्टी के साथ आपको नहीं खड़ा रहना है क्योंकि आपको ये भला बुरा कहते हैं। देखिए, बात वो नहीं है हाँ। कि किन योजनाओं में कितना मुसलमान को मिला। अब ये डाटा कहां से आप लाए, इसका सोर्स क्या है मुझे नहीं पता। ये गवर्नमेंट का सोर्स है सर, ये गवर्नमेंट वेबसाइट पे डेटा अवेलेबल है, आप रिसर्च करके निकाल सकते हैं। कोई चीज नहीं मिलती है फिर भी हमको तो सड़क पर चलने का अधिकार मिलता ही है ना, टूटी सड़क पर। सारा पैसा जब मुसलमान से आप जीएसटी लेते हैं तो सुविधा क्यों नहीं देंगे? सवाल, आप मुसलमान से जीएसटी मत लीजिए, सुविधा मत दीजिए। यदि आप एक नागरिक के नाते हमसे जीएसटी लेते हैं तो आप हमारा आर्टिकल तो संविधान तो समाप्त नहीं कर देंगे, हमारे फंडामेंटल राइट्स तो नहीं समाप्त कर देंगे, आप हमारे अधिकार को नहीं समाप्त कर सकते। यदि हम जीएसटी, एक नागरिक होने के नाते जब हम जीएसटी देते हैं तो फिर सुविधा क्यों नहीं देंगे आप?
ये तो कोई एहसान नहीं है कि हम देते हैं। अरे कहाँ से देते हैं? आज जो मंत्री लोग 65-65 लाख रुपए की महीने में चाय पीते हैं, वो भी तो मुसलमान हिंदू सब मिलके देते हैं। जो करप्शन ये लोग कर रहे हैं, सांसद और विधायक जो लोग रिश्वत खा रहे हैं, वो पैसा भी तो हमारे ही जेब का खा रहे हैं ना। तो इस देश में इस बात पर कोई चर्चा ही नहीं होती है कि सांसद और विधायक और मिनिस्टर के जो खर्चे हैं, टूटी जिसके पास साइकिल ये नहीं थी, आपको वो बड़ी-बड़ी आपत्ति गाड़ी इस वो बात है सब कि चल रहा है। मुसलमान बीजेपी के करीब नहीं जाना करप्शन चाहिए, तो- विपक्ष करीब रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं संजीव उनियाल साहब से रिएक्शन लेता हूं इस पर। संजीव सर, क्या लगता है आपको? मैं रशीदी जी एक सेकंड दीजिएगा। संजीव उनियाल जी। विवेक भाई, मैं विवेक भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि विषय मुझे लगता भी नहीं कि आज नहीं, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, क्योंकि आपने ये विषय उठाया कि उनका मिलना, आउटरीच, उनका एक संपर्क करके एक वर्टिकल है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार, क्योंकि जब भी हम इसको वोटों की राजनीति से, क्योंकि हमारे जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं वो इसको बीजेपी वोटों, क्योंकि आपको किन लोगों से मिलना चाहिए, ये डिसाइड तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, 100 साल पूरे होने वाले हैं जिसके, 52 वर्टिकल्स हैं जिसके, वो डिसाइड करेगी कि मुझे किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना। भाई आप अगर मिलना चाहते हो तो हमसे मिलिए, अगर नहीं मिल रहे हो तो मिलते क्यों नहीं हो? तो नहीं, वो रशीदी जी कह रहे हैं कि वो पक्के मुसलमान नहीं है जो लोग आरएसएस से मिल रहे हैं, वो ठीक मुसलमान नहीं है। हास्यास्पद है कि जी पहले तो आप ये कहते हैं कि आप मिलते नहीं है, और अगर मिल लेते हैं तो आप पक्के मुसलमानों से नहीं मिल रहे। तो भैया पक्के मुसलमानों से मिलने के लिए कोई लिस्ट बना रखी है क्या आपने? क्यों मिले वो? और अगर मिल रहे हैं, आप देखिए इलियासी जैसे लोगों से मिल रहे हैं, 42 मौलानाज अलग अलग संगठनों के प्रमुख हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष में, ओवरसीज में भी जिनकी पकड़ है, उन संगठनों के 42 संगठनों के मौलानाओं से इलियासी जिसको हेड करते हैं उनसे मिले, और 2.5 घंटे तक बैठक चली है। उस 2.5 घंटे में आपको क्या लगता है क्या बात हुई होगी? मुस्लिम उदारीकरण, मुस्लिम जो है मेन स्ट्रीम में आए, मुस्लिम की जो प्रॉब्लम्स है उन पे डिस्कस हुआ होगा। यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता रहा है। तो अगर आप इसको वोटों की राजनीति से देखते हैं तो मुझे लगता है कि आप इसको नहीं आंक पाएंगे, क्योंकि आपने बैरोमीटर, क्योंकि अगर आपको थर्मामीटर लगाना है बुखार देख पाएंगे, अगर आपको किसी की स्पीडोमीटर लगाना है, स्पीड पकड़नी है तो स्पीड लगाएंगे। तो अगर आप इसको वोटों की राजनीति से नापेंगे इस बैठक को, तो मुझे लगता है कि आप इसकी डेप्थ में नहीं जा पाएंगे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझने के लिए एक बार जरूर आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी कार्यकर्ता के साथ बैठना चाहिए। पैनल में बैठना एक अलग चीज है, उसके साथ बैठ के चाय पीना, गपशप मारना, तो पता लगेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वोटों की राजनीति नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। तो जो आप दूर से देख रहे हैं, जैसे लगभग ऐसा हो जाता है विवेक कि अगर किसी व्यक्ति को आप रसगुल्ला दें और वो अंध, वो बेचारा, उसकी जो है आंखें नहीं है, चक्षु नहीं है, तो रसगुल्ले का स्वाद अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से बताएगा। कोई कहेगा कि मीठा है, कोई कहेगा गिलगिला है, कोई कहेगा कि बहुत रस वाला है। परंतु जब वो व्यक्ति खा लेगा तब पता लगेगा रसगुल्ला क्या है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी, अगर आप सोचते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी, तो ऐसा नहीं है। और डॉक्टर मोहन भागवत अगर इसलिए मिले हैं 42 संगठनों के जो मौलानाओं के, उनके रिप्रेजेंटेटिव से इसलिए मिले कि उनको वोट चाहिए, तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर ऐसा होता तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जाके मिलते, और वो एआईएमआईएम और आप जैसे लोगों से मिलते जो वोटों के ठेकेदार बनते। तो आपको, मुझे लगता है कि आपस में ये सोचना कि किन से मिलना है, और राष्ट्र समाज में काम करते करते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो आउटरीच है, ये संपर्क डिपार्टमेंट है, जो कि एक सूची देता है, जो बताता है कि ये लोग यहाँ पर, इनकी अच्छी पकड़ है और आप इनसे मिलेंगे तो एक माहौल अच्छा बनेगा। ये वास्तव में जो एक माहौल, गलत माहौल क्रिएट किया जाता है, उसको सौहार्दपूर्ण तरीके से आपस में बैठकर चर्चा करके निपटाया जाए। जो हमारी एक भारतवर्ष की जो है वो बहुत हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स रहे हैं, हिस्टोरिकल हमारी जो पृष्ठभूमि रही है, हम साथ बैठते हैं, एक साथ बैठ के बातचीत करते हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। ठीक है, रशीदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रशीदी जी, रशीदी जी। देखिए, मैं जवाब तो देना चाहता था फाजिल भाई का, लेकिन मैं पहले संजीव उनियाल साहब का जवाब दे। संजीव उनियाल साहब, आपने सही कहा है कि आरएसएस जो है वो वोट पर बात नहीं करती। साथ साथ आप एक बात भी कहेंगे कि पहले से एक संपर्क सूत्र होता है इनका, वो बताते हैं कि कौन आदमी कैसा है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। यहीं आकर तो चूक होती है। यही मैं आपसे समझाना चाह रहा हूं। जो संपर्क सूत्र हैं, जो लोग बताने वाले हैं कि किनसे मिलना है, किनसे नहीं मिलना है, वहीं आके चूक होती है तमाम सियासी पार्टियों की।
तमाम ऐसी तंजीमों की, तमाम ऑर्गेनाइजेशन की, कि वो सही रूट पर जा ही नहीं पाते। वो आपको याद होगा कि पहले भी उमैर इलियासी की मीटिंग मोहन भागवत से हो चुकी है, पहले भी इनकी मीटिंग जमील इलियासी साहब जो इनके फादर थे उनसे हो चुकी है। लेकिन आप मुझे बताइए, इन वोटों से अगर किसी मुसलमान का फायदा हुआ हो इन मीटिंगों से, या किसी पार्टी को सियासी फायदा हुआ हो, तो वो मुझे आप बता दीजिए कि इस मीटिंग से ये फायदा हुआ है। ना तो मुसलमान को फायदा हुआ, ना किसी पार्टी को फायदा हुआ। नहीं, तो जब ना आपने किसी पार्टी को रशीदी फायदा साहब, उनका सवाल ये कि आपने तो कैसे तय कर दिया कि जो उनसे मिले वो अच्छे और जो विपक्षी जो उनसे मिले वो गलत, और जो विपक्षी लोगों से मिले वो सही मुसलमान? सुनिए, मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि जिससे आप मिल रहे हैं उसकी रीच मुसलमानों में कितनी है, उसके पीछे कितना मुसलमान खड़ा है। मैं अच्छे बुरे की बात ही नहीं कर रहा हूं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि उनके पीछे कितना मुसलमान है, उनकी बात को कितना मुसलमान फॉलो करता है, उनकी बात पर कितना मुसलमान हाँ कहता है। मेरा सवाल ये है। दूसरी बात, फाजिल भाई ने एक बात कही है, उन्होंने कहा कि जो सवर्ण मुसलमान है वो तो हमेशा सत्ता के साथ रहता है। तो आज जो सवर्ण मुसलमानों ने एक तमाम एमपीज की मीटिंग की है फाजिल भाई, वो तो सवर्ण मुसलमान है, मदनी खानदान। तो क्या ये सवर्ण मुसलमान सत्ता के साथ रहते हुए आपके एमपीओ को इकट्ठा कर रहा है? तो फिर ये एमपीओ को इकट्ठा करना, उनको लंच देना, उनको खाने पर बुलाना, ये कितना फायदेमंद होगा, जरा इस पर भी रोशनी डाल दें। क्योंकि मदनी खानदान तो सवर्ण खानदान है देश के अंदर, वो कोई पसमानदा मुसलमान तो है नहीं, या कोई ऐसा मुसलमान तो है नहीं जिसको मतलब जिसको ये कहा जा सके कि भाई छोटे मुसलमान है। तो फिर ये जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग का मकसद क्या है? और जो तमाम एमपी तमाम पार्टियों को इकट्ठे हुए हैं, वो सवर्ण मुसलमान के साथ क्यों इकट्ठे हो गए भाई? ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया आपने मदनी साहब की मीटिंग के ऊपर। नहीं, मदनी साहब भी विपक्षी सांसदों को ही, माफ कीजिएगा, विपक्षी नेताओं को ही डिनर दे रहे हैं। हाँ, मैं यही कह रहा हूं ना कि अगर वो सवर्ण मुसलमान है जो सत्ता के साथ रहता है, फाजिल भाई ने कहा है, तो वो भी तो सवर्ण मुसलमान है जो विपक्षी नेताओं को, विपक्षी एमपीओ को बुला रहे हैं। फिर इस मीटिंग का फायदा क्या हुआ? जी, उनियाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सवर्ण मुसलमान के साथ जाना, मैं कह रहा हूं ये सत्ता की लड़ाई है मुसलमानों पर आकर क्यों टिक जाती है उनियाल साहब? जबकि सच्चर कमेटी से लेकर रंगनाथन मिश्रा कमेटी, कोई भी कमेटी उठाकर देख लीजिए, नतीजा वही, ढाक के तीन पाते मुसलमान, वो 75 से 80% के लगभग जो पसमानदा मुसलमान है उनका कुछ बहुत ज्यादा जो तरक्की वगैरह कुछ नहीं हो पाया है। उनियाल साहब, हाँ, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात जो इनको मैं, चेयरमैन साहब जो एआईसीसी के हैं हमारे रशीदी भाई, इनको मैं बताना चाहता हूं कि संपर्क सूत्र मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैं इनको वही समझाना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो वर्टिकल्स हैं उनमें प्रचार, बौद्धिक, शारीरिक और ऐसे ही एक संपर्क करके डिपार्टमेंट है, संपर्क सूत्र नहीं, जो कि पूरे नगर में, जिले में, नीचे बस्ती तक जाता है और वहां पर उनके कार्यकर्ता होते हैं, वो अपनी शाखा में काम करते हैं, वहां पर उनके संपर्क में जो लोग रहते हैं उनमें उनको पता लगता है वास्तव में। हम तो सिर्फ टीवी पे, चैनल पे आके बैठ जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्यों आज सबसे बड़ा एनजीओ माना जाता है, सबसे बड़ा संगठन माना जाता है? संपर्क सूत्र वर्ड मैंने यूज नहीं किया, तो पिक एंड चूज मत करिए। दूसरा कि कौन किनको कितना पूछता है। मौलाना साहब, आप जिस पार्टी के अपने को चेयरमैन लिखवाते हैं, मेरे एक मित्र कहते हैं कि भाई साहब इनके साथ 2 लोग नहीं है। अब बताइए आप, कोई ये कहे कि भाई आपको पूछता है इंडिया में क्यों बुलाया जाता है? तो ये कहना किसी को कि भाई उनको कोई नहीं पूछता, 42 संगठनों को रिप्रेजेंट करते हैं, इलियासी जिसको टॉप है वहां के मौलाना, आप अपने आगे एक चेयरमैन लिखते हैं। और हमारे एक मित्र, बड़े मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है, वकील हैं, और वो मेरे से कहते हैं भाई साहब इनके साथ, मौलाना साहब के साथ 2 आदमी नहीं है, ये अपने आप को चेयरमैन लिखते हैं। तो आप बताइए कि इसके लिए क्या जवाब दूं मैं उनको? तो ये एक दूसरे पे लांछन लगाने की बजाय हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप नहीं, कमाल इसमें उनियाल साहब, कमाल इसमें ये है कि रंगनाथन मिश्रा कमेटी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो है विपक्ष के सरकारों के समय आई, लेकिन फिर भी जो मुसलमानों के या मुस्लिम वोट बैंक का रुझान है वो अभी भी विपक्ष के साथ है, जबकि खामियां और कमियां उस रिजीम के दरमियान भी बनी रही और उजागर भी हुई। एंटी सिर्फ बीजेपी, तो क्या ये एक नैरेटिव है, मेंटालिटी है, क्या है ये? मतलब इसको एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में कैसे देखेंगे आप?
हमारे साथ शमून कासमी भी जुड़ गए हैं, ये आप उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन। आप पूरा कर लीजिए, फिर शमून जी और फाजिल अहमद काफी देर से वेट कर रहे हैं जी। दो बातें मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कोई सीधा सरोकार, अपने आप इंडिपेंडेंट पार्टी, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, अपने आप सबसे बड़ा, वो 32 करोड़ की पार्टनर, मतलब कहते हैं कि हमारे जो मेंबर्स हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम जुड़ते हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बहुत अच्छा कार्य करता है, तो राष्ट्रवादी सोच के मुस्लिम्स को अगर जोड़ा जाता है भारतीय जनता पार्टी के साथ या राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के साथ, तो इसमें क्या बुराई है। और उसी सोच के साथ अगर मुस्लिम्स के साथ बैठने की अगर किसी ने आज इनिशिएटिव लिया है, जो लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लेता रहता है, तो इसमें गलत क्या है। आपके ही भाई हैं, आप उनको कह रहे नहीं जी उसकी चलती नहीं है, उसके साथ 4 लोग नहीं है, तो ये कहना अपने लोगों पे, पहले तो आप मुस्लिम्स के फेवर में नहीं है, अगर मुस्लिम्स के फेवर में भी है तो आपने अपने ग्रुप बना रखे हैं, फिर उसमें भी आप कहते नहीं जी उनकी वहां पर पकड़ नहीं है, तो आप क्या कहना चाहते हैं, सिर्फ मुस्लिम आके मिले, तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए मुझे नहीं लग रहा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम अपने आप कंफ्यूज हैं। इफ यू आर कंफ्यूज, आप कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे और सिमट कर रह जाएंगे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना कार्य भी कर रहा है। रशीदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से रशीदी जी, जल्दी से प्लीज। हाँ जी रशीदी जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। देखिए संजीव बुनियाल साहब ने एक बात कही है कि भाई मेरे एक दोस्त कहते हैं कि इनके पीछे 2 आदमी नहीं है। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि मुझसे मिले आरएसएस आके, मैंने कब कहा कि मुझसे मिले? ये तो एक बात इन्होंने वो कह दी जो मेरे ऊपर थोपना चाहते हैं ये। नहीं आपके मैं तो कोई ये विषय कह नहीं रहा होगा। हूं, नहीं इन्होंने मेरे ऊपर लांछन लगा दिया ना कि साहब मेरे एक दोस्त कहते हैं कि आपके पीछे तो 2 आदमी भी नहीं है। मैंने तो ये भी नहीं कहा कि आरएसएस मुझसे मिले आके, मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि आरएसएस को मुझसे मिलना चाहिए, मेरे पीछे बहुत आदमी है, मैंने ऐसा भी नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि उमैर इलियासी साहब जिसका नाम है, हाँ। उनका मुसलमानों के अंदर उनकी छवि अच्छी नहीं है। इसलिए अच्छी नहीं है कि बहुत सारी चीजें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये काम मुसलमान भी आपको बता देगा। संजू नहीं मुद्दा रशीदी जी ठीक है, वो जिससे मुलाकात हुई है नहीं हुई है, आप कह रहे हैं वो ठीक मुसलमान नहीं है, अच्छे मुसलमानों के साथ आए आरएसएस, तो वो भी मुलाकात करने के लिए तैयार है। मैं मुसलमान और अच्छे मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। आप कह रहे हैं वो उनके पीछे मुसलमान नहीं खड़ा, यही कह रहे हैं ना? हाँ, मुसलमानों में उनकी इमेज अच्छी नहीं है, कई सारी बातें हैं उनकी, और मैं साबित कर सकता हूं इस चीज को, अगर संजय बुनियाल साहब पूछना चाहते हैं। हाँ, नहीं देखिए मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या मुद्दा ये है कि क्या मुसलमानों को इस तरफ ट्रस्ट नहीं है। अगर मुसलमानों को सेंटर में रखकर पॉलिटिक्स हो रही है तो फिर ये इस तरह की पॉलिटिक्स की वजह क्या है, इसका रीजन क्या है? हमारे साथ इस वक्त फिरोज अहमद बख्श साहब भी जुड़ गए। फिरोज साहब, आपको क्या लग रहा है? बैठकों का दौर चल रहा है, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। दूसरी तरफ रशीदी जी के अलग दावे हैं, फाजिल भाई के अलग दावे हैं। जी शांडिल्य साहब, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल आ रही सर। हाँ देखिए, ऐसा है, जिनकी जो भी बातें हैं सबकी अपनी अपनी अपने अपने सिस्टम से चलते हैं और अपनी अपनी बातों को वो ठीक समझते हैं और उनका राइट है। अब देखिए, आज जो मीटिंग हुई है यहाँ हरियाणा भवन में, टॉप नॉच जो लीडर्स हैं आरएसएस के, ये कोई नई चीज नहीं है, ये एक कस्टमरी मीटिंग है। कभी कभार एक नेता आता है, कभी दो बार आते हैं, कभी चार आ जाते हैं, तो एक कस्टमरी मीटिंग है और ये एक अच्छी बात है कि मुसलमानों के करीब आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा है कि ये देखिए, ताली दोनों हाथों से बजती है। देखिए, अगर ये मुसलमानों के करीब आना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारा जो सिस्टम है, देखिए मुसलमान भी रहेंगे हिंदुस्तान में 20-25 करोड़, और ये भाजपा और आरएसएस, दे आर आल्सो देयर टू लिव। तो एक पुल बनना चाहिए और ये लोग चाहते हैं कि पुल बने। पुल बनाने के लिए देखिए, बेहतर ये रहेगा कि उन मुसलमानों से कांटेक्ट करें जिनकी अभी छवि की बात आई थी। मैं छवि के मामले में कुछ नहीं कहना चाहता, दुनिया सबको जानती है और सबको पहचानती है, और मुसलमानों के बीच में जो एक्सेप्टेड चेहरे हैं वो थोड़े से चेहरे ज्यादा इनको लेने चाहिए। अब देखिए क्या है, आरएसएस क्या चाहता है, आरएसएस ये चाहता है कि मुसलमान जो है सिस्टम से जुड़े। मैं वोटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मुसलमानों ने मतलब 70-75 साल वोट बैंक बन के, कांग्रेस का वोट बैंक बन के जो है क्या पाया? कुछ नहीं पाया। उनके हाथ में भीख का प्याला आ गया, रिजर्वेशन का भीख का प्याला आ गया। और कांग्रेस ने क्या किया?
70 साल में, 75 साल में, 60 साल में उनके इलाकों में बजाय स्कूल डिस्पेंसरी खोलने के थाने खोल दिए और उनको पकड़ के अंदर डालने लगे। तो मेरा ख्याल ये है कि आरएसएस को अब ये करना चाहिए, जैसे वक्फ बोर्ड की बात थी, वक्फ बोर्ड का एक अच्छा बिल बनाया। ये मुसलमान ही जो थे, जिम्मेदारान जो उसके थे वक्फ के, सब फंड खा रहे थे बेवाओं का, गरीबों का। इन्होंने एक अच्छा बिल बना दिया, लेकिन क्या है, उस बिल को समझा नहीं पाई आरएसएस और बीजेपी कि हाँ। इसमें क्या अच्छाई है। ये मसला रहा। तो इस तरह के अगर कोई काम करें, अगर ये कोई हॉस्टल बना देते बेवाओं का, ये बच्चों की फंडिंग दे देते, मेडिकल इंजीनियरिंग फीस की कुछ बच्चों की कुछ इस तरह से कर देते, तो मुसलमानों को कोई शिकायत नहीं होती। अब ये कि किस तरह से सिस्टम चले और किस तरीके से जो है बात मुसलमानों में पहुंचे, अब द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ आरएसएस एंड बीजेपी। इनको समझना चाहिए मुसलमान क्या चाहता है। एक दोनों तरफ से जो डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट है वो खत्म होना चाहिए। अगर ये डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट आरएसएस, बीजेपी, जनसंघ, मुसलमानों के वगैरह वगैरह के बीच में खत्म हो गया, तो हिंदुस्तान वाकई एक जन्नत बनेगा, एक विश्व गुरु बन जाएगा। नहीं, ट्रस्ट डेफिसिट तो बढ़ता जा रहा ना, 2014 से 2025 तक और बढ़ा दिया गया। जबकि आप देखिए कि चाहे वो 3 तलाक का मामला हो मुसलमानों की भलाई के लिए, वक्फ कानून हो मुसलमानों की भलाई के लिए, चाहे वो बाकी के फैसले रहे हो जितने भी मुसलमानों को सेंटर में रख के लिए गए वो भी। तो इसका आप देखिए किसी भी फैसले का इंपैक्ट हमेशा दूसरा बताया गया कि वक्फ लाया जा रहा है, तो ओवैसी ने कहा कि भाई आपकी मस्जिदों और आपके मदरसों पर नजर है। यही तो कह रहा हूं। मसला क्या है, कौम जो है ओवैसी के पीछे चल पड़ती है या किसी और के, किसी खान साहब के पीछे चल पड़ती है। वो समझते हैं वो उनके नेता हैं, वो उनके लीडर हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। ओवैसी जैसे जो लोग हैं वो मुसलमानों को लटकाते, झटकाते, भटकाते, भड़काते हैं, और मुसलमानों को ये बात अब तक समझ में नहीं आई। चाहे वो 370 का फैसला हो या ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया हो, इस तरह के जो फैसले हैं वो अच्छे फैसले हैं, ठीक है। और ये जो वक्त का फैसला है ये भी अच्छा है, लेकिन मसला ये है कि बीजेपी और आरएसएस मुसलमानों को कन्विंस नहीं कर पाए, और कन्विंस करने के लिए उन्होंने वो टीम नहीं बनाई कि जो टीम होनी चाहिए, जो चेहरे जाने चाहिए थे पब्लिक में, वो चेहरे नहीं गए। भाई आपने देखिए हज सब्सिडी दी, सुविधाएं दी, हज यात्रा के लिए सब्सिडी, यात्रियों की संख्या में वृद्धि की गई, 3 तलाक पर कानून दिया, हुनर हाट दिया, सूफी समुदाय के साथ संवाद 2016 की ये तस्वीर है जहां पर ऑल इंडिया सूफी सज्जादान निश्चिन काउंसिल AISSC के साथ संवाद शुरू किया। 2022 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सूफी नेताओं के साथ मुलाकात की। एक बड़ा इंपॉर्टेंट आंकड़ा जो बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव ने दिया कि 2014 तक मुसलमान की जो सरकारी नौकरी में भागीदारी थी वो 4.5% थी, जो 2023 में बढ़कर 10.5% हो गई। 2024-25 का आंकड़ा फिलहाल मेरे पास नहीं है, तो ये एक आंकड़ा निकलकर सामने आया। मैं इस पर जवाब चाहूंगा फाजिल अहमद जी। मैं बार बार कह रहा हूं, किसी प्लानिंग के तहत ये ट्रस्ट डेफिसिट को या बड़ा किया जा रहा है या फिर उसको मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है? देखिए विवेक भाई, व्हाट्सएप के आंकड़ों पर मैं ज्यादा भरोसा नहीं करता हूं, मैं जमीनी सच्चाई को देखता हूं। जिन मौलानाओं के साथ बैठ करके आज बीजेपी के लोगों ने बात किया, आरएसएस के लोगों ने, ये मौलाना सारी पार्टियों में जाते हैं और सभी पार्टी के लोग इनको बुलाते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। ये कांग्रेस में भी जाएंगे, आरजेडी में भी जाएंगे, सपा में भी जाएंगे। ये लोग सब जगह जाते हैं, इसलिए हम वो बात नहीं कर रहे। दूसरी बात आरएसएस की आई। आरएसएस का तो पूरा 100 साल का इतिहास है कि एंटी मुस्लिम उसका विचारधारा है पूरा, हमेशा मुसलमान की बुराई करना। सनातन की बात ये लोग करते हैं तो मुसलमान से शुरू कर देते हैं, अपने धर्म की बात नहीं करते हैं, कुरान बताने लगते हैं। दूसरी बात, इनका प्रॉक्सी संगठन है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इसको हम लोग भारतीय अलकायदा बोलते हैं। मुसलमान जो बोलते हैं वो भारतीय अलकायदा इसको बोलते हैं। एक तरफ ऊपर से मीठी मीठी बात करना और अंदर से छुरी चलाना, ये आरएसएस का। और सिर्फ मुसलमान थोड़े चिढ़ता है आरएसएस से, आदिवासी भी बहुत चिढ़ते हैं, सिख भी बहुत चिढ़ते हैं, ईसाई भी बहुत चिढ़ते हैं। इनको तो सबसे दिक्कत है देश के अंदर। और आदिवासी पिछड़ी जाति के लोगों का अभी देखिए जिस तरह से सिर मुंडन करा के, चुटिया काट के मूत्र विसर्जन कराया। अब हम आते हैं वक्फ बोर्ड पर। अभी फिरोज भाई ने कहा कि वक्फ बोर्ड में बेवाओं का हक खा रहे, पैसा खा रहे। अरे पैसा दे कौन रहा है? कौन पैसा दे रहा है कि वो खा रहे हैं? सरकार ने अपने बजट में आज तक 1 रुपया वक्फ बोर्ड को नहीं दिया। जमीनें हैं वक्फ बोर्ड की, हॉस्पिटल बनाने के लिए 500 करोड़ लगेगा, वो 500 करोड़ कौन देगा? 1000 जो आईटीओ पे कब्रिस्तान है, वक्फ बोर्ड की कब्रिस्तान है आईटीओ पे, उसकी कीमत मार्केट वैल्यू 1000 करोड़ है।
तो क्या करेंगे? आप उस कब्रिस्तान को बेच देंगे, बेच के दे देंगे पैसा, सब मुसलमानों या हिंदू में सबको बांट देंगे। हमारे पास जो संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास, कब्रिस्तान है, मस्जिदें हैं, और नहीं, आइडियोलॉजी डिफरेंस कहां से है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। मैं आइडियोलॉजी, भाई राष्ट्रभक्त तो मुसलमान भी होता है, राष्ट्रभक्त हिंदू भी होते हैं, राष्ट्रभक्त सिख भी होते हैं, हर नागरिक राष्ट्रभक्त होता है। यही दिक्कत होती है कि आप राष्ट्रभक्त की सर्टिफिकेट आरएसएस और बीजेपी के लोग हम लोग को देने लगते हैं। हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को आतंकवादी है, ठीक है, हम लोग को आतंकवादी कहे, हम लोग उसी में खुश है। आप सदन के अंदर क्या क्या हुआ, उससे मुसलमान के प्रभाव इसलिए पड़ता है कि आप कब्रिस्तान लूटने की बात करते हैं, आप मस्जिदों का अपमान करते हैं, आप इस्लाम का अपमान करते हैं। सामान्य मुसलमान के ऊपर जो छवि जाती है ना बीजेपी की, वो ये दिखाती है कि ये मुसलमानों के लोग बर्दाश्त नहीं करते। इनकी ये पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं मुसलमानों को, ये मुसलमानों को कब्रिस्तान भेजने की बात करते हैं। नहीं, मैं आइडियोलॉजी डिफरेंस की बात, मैंने अभी आंकड़ा दिया उसको, आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का आंकड़ा कह दिया। ये तो कुछ एक दो टर्मिनोलॉजी जो डिबेट में आ गई है वो बड़ी कमाल की है फाजिल भाई। मैं आप कुछ आंकड़ा देता हूं या फिर कोई आंकड़ा देता है, उसको तुरंत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ठप्पा लगाकर जो उसको डिस्कार्ड करने की कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं होता है। सामने वाला कुछ कह रहा है कि उसकी बात में यकीन कीजिए, कोई टेलीविजन पे बात हो रही है, आप किसी की ड्राइंग रूम में बैठ के थोड़ी बात कर रहे हैं फाजिल अहमद भाई। मैंने कुछ रिसर्च किया, उस रिसर्च के हिसाब से आपको आंकड़ा दे रहा हूं। वो आंकड़ा आप इसलिए एक सुन लीजिए, वो आंकड़ा आप इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि आपके चेहरे पर जो चश्मा लगा हुआ है वो एंटी बीजेपी का फिर एंटी आरएसएस का लगा होगा, या फिर एंटी नेशनल का चश्मा लगा होगा आपके चेहरे पर। सर मेरी बात सुनिए, माता पिता और चाचा चाची में क्या डिफरेंस है? सिर्फ फीलिंग्स का डिफरेंस है, हम क्या महसूस करते हैं उसका डिफरेंस है। बुआ में और फूफा में क्या डिफरेंस है? अपने माता पिता और दूसरे के माता पिता चाचा बुआ में डिफरेंस सिर्फ फीलिंग्स का होता है। आपको नहीं लगता होगा, लेकिन और हमारे लोग कैसे आपको नहीं लगता होगा डिफरेंस, लेकिन हमारे यहाँ बहुत डिफरेंस है जी। हमारे यहाँ हर रिश्ते की अलग इंपॉर्टेंस है। अब यही ना बात है जी। अब आप अपने यहाँ लेके चले गए। अरे भाई आप अरे मैं कह रहा हूँ आप लोगों को नहीं पता होगा, या फिर नहीं करते होंगे, या फिर नहीं मानते होंगे, वो डिफरेंस है। लेकिन हम भी इसी भारत में जन्म लिए हैं। मैं यही भारत की बात कर रहा हूँ। शमून कासमी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शमून कासमी जी, आखिर एजेंडा क्या है? अभी मैंने फाजिल अहमद जी को कुछ आंकड़े भी दिए, कुछ मैंने फैक्ट भी गिनाए, और आप तो मुफ्ती साहब हैं, आप तो बाकायदा। फाजिल अहमद जी रुक जाइए, आपकी आपत्तियों को मैं दोबारा एड्रेस कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होइए। मुफ्ती साहब कुछ कह रहे हैं। मुफ्ती साहब, दिक्कत क्या है? आइडियोलॉजी डिफरेंसेस? क्योंकि काम करने के अगर काम करने का सरकार दावा कर रही है, और ये बात शायद आपको पता होगा बेहतर तरीके से, वो आंकड़े आप अच्छे तरीके से ज्यादा दे पाएंगे, तो फिर भी मुसलमान साथ क्यों नहीं है? और है तो फिर कौन है वो लोग? तो फिर बोलेंगे अच्छे मुसलमान नहीं है या फिर ठीक मुसलमान नहीं है, वो लोग हैं जिनको मुस्लिम फॉलो नहीं करता। शमून कासमी जी। नहीं, देखिए विवेक जी, मैं आपसे बताऊं कि आज के माननीय मोहन भागवत जी और जो आरएसएस की टॉप लीडरशिप आई है, तो अभी 22 साल के बाद, 22 साल पहले, और स्वयं मैंने उसे कंडक्ट किया था, माननीय सुदर्शन जी और माननीय विष्णु हरि डालमिया जी स्वर्गीय, और इंद्रेश जी अभी हैं मौजूद, तो नई दिल्ली के अंदर जिसका संचालन मैंने किया था, और हमने उसका एजेंडा ये था कि मुसलमानों के और आरएसएस के बीच में ऐसा एक पुल बनना चाहिए, एक रास्ता बनना चाहिए कि आपस की गलतफहमियां दूर हों, अब हम मिलकर के बैठें। और इसलिए क्यों, ये मैं इसलिए कहूंगा कि 1947 के बाद एक लंबा कार्यकाल इन सेकुलरिज्म की बात करने वाले लोगों को मिला, खासतौर से कांग्रेस को। वक्फ बोर्ड की बात आई, हज कमेटी की बातें, जितने भी जो मुस्लिम से जुड़े हुए जितने भी प्रकोष्ठ हैं वो सारे मुसलमानों के पास रहे, और ये उन मुसलमानों के पास रहे जो सरकार की बातों को इम्प्लीमेंट करते थे और मुसलमानों को उनके कहने पर मेन स्ट्रीम से काटते थे, और आरएसएस और बीजेपी से खौफजदा करके उन्हें डराया और वोट बैंक बनाया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आरएसएस मुसलमानों की दुश्मन है कहां? भाजपा की जो आइडियोलॉजी है वो वसुधैव कुटुंबकम की है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ये है कि उन्होंने, आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 11 साल के कार्यकाल के अंदर किसी भी वर्ग के साथ, किसी भी वर्ग के, मुसलमान ही नहीं, कोई भेदभाव नहीं किया, सारी योजनाओं में शामिल किया।
और मैं आपको ये बताऊं कि उनके उनके दिशा निर्देश में कि उन्होंने ये कहा जब वो आए जीत करके पहली बार कि मैं चाहता हूं कि मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान हो, और उसे उन्होंने प्रैक्टिकली तौर से चलाया। अगर आप इन तमाम तथ्यों की जांच करेंगे तो ये मुजरिमीन का एक गिरोह निकलेगा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने के अंदर एक स्कीम शुरू की गई थी आधुनिक एजुकेशन की, मदरसों का आधुनिकीकरण जी। किसने फलीदा लगाया उनको, किसने मिसयूज किया? अब मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर हमने मदरसों को आधुनिक एजुकेशन से जोड़ा। ये भी तो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, ये भी तो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। बस बात इतनी है विवेक जी कि मुसलमानों को खास तौर से इन्होंने वोट बैंक बनाने के लिए आरएसएस से डराया, खौफजदा किया। भाई जो लोग इन्वायरमेंट की बात करते हैं, हिमालय की रक्षा की बात करते हैं, गौ रक्षा की बात करते हैं, पेयजल की बात करते हैं, वो मुसलमानों का वध करेंगे? हो सकता है जो दूध और खून की पवित्रता की बात करते हो। मैं तो ये बात कहना चाहूंगा कि जो लोग ये कह रहे हैं आरएसएस का एक भी कोई व्यक्ति आज तक ये बताए कि किसी मुसलमान के घर जाकर के उसने कहीं कोई नुकसान पहुंचाया हो, कोई पत्थर मारा हो। अरे इन लोगों ने प्रोपेगेंडा कर दिया कि जो भी कुछ लोग, तो जैसे अभी आपने कहा कि जो कल इमाम साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बहुत अच्छी बात है भाई, उन्हें बुलाना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, कोई बुराई की बात नहीं। मगर क्योंकि इंटेंशन उनकी जो नीयत थी वो ये है कि मुसलमानों को ये बताना चाहिए कि हम तुम्हारे हितैषी हैं, इसीलिए मैंने आपके रात आपसे सवाल किया था आपके माध्यम से। राशिदी साहब का जवाब चाहेंगे। ये बताइए कि इन लोगों के कार्यकाल के अंदर मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से क्यों काटा गया? नहीं, ये बात तो थोड़ी देर पहले रशीदी जी ने भी स्वीकार की और उन्होंने कहा कि भाई मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि आज की सरकार ने बगैर किसी भेदभाव के, रशीदी जी, और आप ये देखिए जी देखिए ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आजादी से लेकर अब तक जो भी मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से काटा गया है, उनको हटाया गया है, इसमें विपक्षी पार्टियां जिम्मेदार हैं और 100% जिम्मेदार हैं। सवाल यह है कि 65 सालों में जहां हमारा पार्लियामेंट में रेशो 20-22% होना चाहिए था, वो 2% भी नहीं है। असेंबलियों में जहां हमारा रेशो जो है, तो यानी कि मुसलमानों का विपक्ष को लेकर इश्क एक तरफा है रशीदी साहब? नहीं, एक तरफा नहीं है। असल में क्या है, देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बहुत जल्दी समझ में आना जिनका मुश्किल हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरह से मुसलमानों को डराया गया है 65 साल तक, वो डर इतना आसानी से नहीं निकलेगा, उस डर के निकलने में टाइम लगेगा। अच्छा, दूसरे रोजाना कुछ नई घटनाएं आ जाती है सामने, अब ये हो गया, अब वो हो गया, तो उससे कहीं ना कहीं जो मुसलमान का अगर इरादा भी होता है तो इन घटनाओं को देखकर मुसलमान फिर पीछे हट जाता है कि भाई ये हो क्या रहा है। तो ये तमाम चीजें जब तक कंट्रोल नहीं होंगी, जब तक देश में अमन जैसी स्थिति पैदा नहीं होगी, हिंदू मुसलमान की जो नफरत फैल रही है इस पर चोट नहीं पड़ेगी, ये खत्म नहीं होगी, उस वक्त तक मुसलमान 100% तो आएगा नहीं। और ये भी तय है कि अगर लंबी पारी भारतीय जनता पार्टी को खेलनी है तो मुसलमान के बगैर नहीं खेल सकती लंबी पारी। मैं लंबी पारी इसलिए जोड़ रहा हूं कि 65 साल अगर कांग्रेस ने राज किया है देश पर, तो वो इसलिए किया है क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों वोट उसके पास था। जब वोट उसके पास से खिसकना शुरू हुआ तो आप देखो रीजनल पार्टियां अलग अलग स्टेटों में सरकारें बनाना शुरू कर दी रीजनल पार्टियों ने, क्योंकि वोट बैंक कांग्रेस से हटकर उधर चला गया। तो ऐसे ही जब ये वोट विपक्ष से हटकर इधर आएगा तो एक लंबी पारी का ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही आपने। मैं इस पर संजीव उनियाल सर का रिएक्शन चाहूंगा जल्दी से। संजीव उनियाल जी, जब सर तन से जुदा वाले लोग, इस तरह की आइडियोलॉजीज वाले लोगों के बावजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस तरह का कोई नारा, कोई उद्घोष नहीं लगाता, बल्कि मुस्लिम्स के साथ बैठता है, जाकर टॉप के मुस्लिम मौलानाओं के साथ इनिशिएटिव लेता है, टाइम लेता है, चाय पीता है, उनके साथ 2.5 घंटे बिताता है। जो टॉप के सरसंघ चालक जी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, तो यह बताता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन चीजों पर विश्वास नहीं करता। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज तक एक भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक भी व्यक्ति के अगेंस्ट कोई एफआईआर बीएनएस में, आईपीसी में, किसी सेक्शन में कोई बुक हुआ हो कोई कि उसने मुस्लिम के पास जाके लड़ाई की या उसका तन सर से जुदा किया, ऐसा कभी नहीं हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के साथ। तो ये वो लोग हैं, आपके पैनल में भी वो मौजूद है, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लगातार मुस्लिमों को डराने का काम करते हैं, भगाने का काम करते हैं, दूर रखने का काम करते हैं। और
डरा डरा कर उनको हमेशा दूर और खाई उनके बीच में बिछाना चाहते हैं, परंतु आज वो समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसलिए 100 वर्ष पूरे कर पाया कि वो अपनी नाव को चलाना जानता है, उसके पास जो है पतवार है, उसके पास हर तरह के संकटों से निकलने का तरीका है, तो वो किसी भी तरह मुस्लिम मौलानाओं से मिलने के क्रम को नहीं छोड़ेगा और इनको अपने साथ लेकर चलेगा। यहां बैठे हुए चाहे जो भी लोग जो है विष फैलाते रहे, जहर फैलाते रहे। फाजिल अहमद कुछ कह रहे हैं आपको? आरएसएस की शाखाओं से विवेक ये नारे लगे हैं कि मुसलमानों का दो ही स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। ये सड़क पर आरएसएस की शाखाओं में जो सुबह 5 बजे ये लोग जाकर के परेड करते हैं, उन शाखाओं में ये नारे लगे हैं कि मुसलमानों का दो ही स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। ये क्या बात करते हैं? और प्रॉक्सी बजरंग दल शिवसेना जिस तरह से लिंचिंग कर रहा है, मुसलमानों को घर बात कर रहे हैं, मुसलमानों को हम मिट्टी में इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वही है, तो मिट्टी में सत्तम से जुड़ा वालों के साथ मेंटल लेवल है आपका। वो तो मिट्टी में हर वो मुसलमान को जाना मानसिकता है। बहुत सिकुड़ के रह गई है। अब देखिए 4 मुस्लिम लीडर और बैठे हुए हैं आप इस पैनल में, पर आप अपना आउटलुक देखिए, कितनी हल्की बात करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में क्या हो रहा है, आप गए क्या कभी? मैं निमंत्रण देता हूं, आप आइए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में आपको निमंत्रण देता हूं, आप आइए। कभी ऐसी बात नहीं होती, वहां पर यह कहा जाता है कि हम सब एक हैं। किसी भी तरह की बात, इस तरह की बात नहीं होती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में। आपके यहाँ पर 3 मुस्लिम पैनलिस्ट बैठे हैं, क्या उनको नहीं पता लगा? कब्रिस्तान क्या 42 संगठन के मौलाना वहां बैठे थे संघ चालक जी के साथ? क्या वो ऐसा बैठ सकते हैं अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में ऐसे नारे लगे हो? आप झूठ बोलते हैं फाजिल अहमद, आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ की खेती करते हैं, आप झूठ की फसल उगाते हैं, पर अब वो चंद दिन रह गए हैं। आपको इसीलिए आपके वो चंद दिन रह गए हैं, सिर्फ आप पैनल पर झूठ फैलाते हैं। आप 3 मुस्लिम नेताओं को देखिए जो पैनल पर बैठे हुए हैं, उनका आउटलुक देखिए और अपना आउटलुक देखिए। आप नेगेटिव है, वो आपके साथ मुसलमान आपके साथ बैठ के चाय पीते हैं और आप कहते नहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक ऐसा है। ठीक, एक एक करके शमून कासमी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका फिरोज साहब आपके पास आ रहा हूं। शमून कासमी कुछ कहना चाह रहे हैं। शमून कासमी जी, शमून कासमी जी का फ्रेम चला गया। फिरोज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। फिरोज अहमद बख्श जी, मैं थोड़ा जवाब देना चाहूंगा। मेरे छोटे भाई हैं फाजिल साहब, मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा। देखिए, इन्होंने जो बात कही कि मुसलमानों के लिए कहा जाता था कि पाकिस्तान या कब्रिस्तान, ये बात बाला साहब ठाकरे कहा करते थे। बाला साहब ठाकरे के अलावा किसी ने ये बात नहीं कही, संघ के किसी नेता ने ये बात नहीं कही। पुरानी दिल्ली में मैं जब रहता था चांदनी चौक के पास, मैं इनकी शाखाओं में जाता था ये सुनने के लिए क्या कहते हैं। मैंने इनकी किसी शाखा में एंटी मुस्लिम ना तो कोई नारा सुना, ना कोई इस तरह कबाल सुना, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये जो डॉक्टर मोहन भागवत हैं, ये तो यही कहते चाहे विज्ञान भवन हो या कोई भी जगह हो। फाजिल भाई सुन लीजिए, मुझे सब्र तहम्मुल से सुन लीजिए। ये तो यही कहते चले आए हैं कि मुसलमानों के बिना हम भारत को सपना नहीं देख सकते। मुसलमानों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारत को आगे बढ़ाने में, वो ये कहते हैं। और मोदी जी ये कहते हैं कि मुसलमान हमारी संतान की माफिक हैं और हम उनके साथ बराबरी का सुलूक करेंगे। तो देखिए, इस तरह की कोई चीज मेरे जहन मैंने नहीं देखी जो मतलब आरएसएस ने कही हो मुसलमानों के खिलाफ। और आरएसएस जो है हमेशा ये चाहता है कि ठंडक रहे मुसलमानों में, मुसलमान मिलकर चले। और सुनिए, आरएसएस को ये भी पता है फाजिल भाई कि अगर मुसलमान यहाँ का बैकवर्ड रहेगा, पिछड़ा रहेगा, तो हिंदुस्तान आगे नहीं जा सकता। ये पक्की बात है। 25-30 करोड़ मुसलमान है, वो आरएसएस चाहती है पढ़े लिखे, मगर मसला क्या है, इन चीजों में वक्त लगेगा। कांग्रेस ने तो देखिए फाजिल भाई या हमारे जो भी दोस्त यहाँ बैठे हैं, कांग्रेस ने तो मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती करी और उनको बजाय पढ़ाने के आगे बढ़ाने के उनको सुनिए, उनको रिजर्वेशन का प्याला दिया और उसमें भीख का प्याले में एक पैसा भी नहीं डाला। उन्होंने तो मुसलमानों के साथ सिवाय स्ट्रक्चर कमेटी बना दी, कुछ नहीं हुआ। अब ये आरएसएस और बीजेपी का फर्ज है कि मुसलमानों का कॉन्फिडेंस जीते और उनको अच्छी तालीम दें, उनके बच्चों को उनको आगे बढ़ाएं। और बहुत सी चीजें इन्होंने अच्छी भी करी हैं। फिरोज भाई ठीक है, मैं ये जवाब देना चाह रहे हैं, फाजिल अहमद जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद राशि जी आपके पास आ रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि भाई आपको सिर्फ एक ही पार्टी, एक ही संगठन क्यों दिखता है? सच्चर कमेटी की जब रिपोर्ट आई तब कौन सी पार्टी की सरकार थी?
रंगनाथन समूह मिश्रा का कमेटी के साथ बारे चले में भी गए। अगर आप बोलेंगे तो उसमें भी जो जिक्र हुआ तब ये रिपोर्ट जब आई तब कौन सी सरकार थी। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो एक तरफ से हिट एंड रन कर रहे हैं सिर्फ एक संगठन या एक पार्टी के लिए, क्या ये आपका कोई एजेंडा है या फिर कोई नैरेटिव है? सवाल ये है। हमारा कोई एजेंडा नहीं है। पूरे देश के मुसलमानों से आप सर्वे करवा सकते हैं। जम्मू कश्मीर साहब अभी उत्तराखंड की बात कर रहे थे। अभी 6 महीना पहले इसी उत्तराखंड में नारा लगा कि मुसलमानों देवभूमि छोड़ो, मुसलमानों से खाली करो, उत्तराखंड खाली करो। और जहां शिमला की मस्जिद को लेकर के नक्शा पास होने के बावजूद भी इस देश में किस मंदिर का नक्शा पास है? कोई मंदिर का नक्शा पास हो तो बता दीजिए, आज से 10-15 साल पहले जो बनी है किसी मंदिर और सड़क के ऊपर बनी है, बीच चौराहे में मंदिरें बनी है। कोई पूछने जाता है नक्शा पास है कि नहीं पास है, लेकिन मस्जिदों से पूछा जा रहा है कि नक्शा पास है कि नहीं पास। अवैध निर्माण में अगर मंदिर है तो वो भी हटाए गए। मैं वही कह रहा हूं, आप इस प्लेटफॉर्म पर क्या इस्तेमाल इसका वही काम करके लिए कर रहे हैं जो बात अब तक मुसलमानों के लिए की गई कि भाई उनको एक तरह से सेक्लूडेड रखो, अलग रखो, उनको भड़का के रखो, वही काम आप कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक सवाल बस, 20 सेकंड और लेंगे। मायावती ब्राह्मण का घुर विरोधी थी, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार कहती थी ना। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब उन्होंने ब्राह्मणों का साथ ले लिया तो कैसे साथ लिया? 140 टिकट उन्होंने ब्राह्मण को दिया और हर जिलाध्यक्ष, सुन लीजिए, 30 जिलाध्यक्ष ब्राह्मण बनाए अपनी पार्टी के संगठन में। और जहां पे अध्यक्ष ब्राह्मण नहीं हो पाया उस जिले में उपाध्यक्ष बनाया ब्राह्मण को। बीजेपी ऐसा कुछ करने जा रही है क्या? बना दे जिलाध्यक्ष, 100-200 जिलाध्यक्ष बना दे पूरे देश में और टिकट दे दे, 100-200 टिकट दे दे। मैं वही कह रहा हूं, आपका जो तराजू है, आप संगठन देखिए तराजू में ले लीजिए, टिकट दीजिए, उनके साथ रोटी और बेटी का रिश्ता जोड़। तराजू चीजों को दो तरफा तौलता है। रोटी और बेटी का रिश्ता। अरे फाजिल भाई साहब, सवाल सुन लीजिए। तराजू जो है वो दो तरफा तौलता है, आपका तराजू एक तरफा तौल रहा है। परेशानी वहीं पे आ गई है। और ये आपके साथ नहीं, मुझे लगता है कि और भी जो भी पार्टी इस तरह से नहीं, ये बीजेपी की तराजू है कि हम 40 मौलाना को बुला के चाय पिला दिए तो सारे मुसलमान हमारे बिक के आ गए। वो तो मैं बीजेपी वालों से पूछ लूंगा या फिर किसी और गेस्ट से पूछ लूंगा। लेकिन सवाल ये है, आपका तराजू एक तरफा क्यों है? यहाँ की तक की रशीदी जी भी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के समय में या बाकी पार्टियों के समय में क्या हुआ, मुसलमानों को वोट बैंक के अलावा क्या समझा गया? आप जो 2014 से 2025 तक का गाना गा रहे हैं, 2014 के पहले की कहानी बता दीजिए, 47 से लेकर अभी तक की क्या थी। मैं डिबेट जो है वो आपको समर्पित कर दूंगा अभी के अभी। हम लोग को पाकिस्तान जाने से किसने रोका? कांग्रेस ने रोका। हमें भारत में किसी को पाकिस्तान जाने से नहीं रोका गया। फाजिल अहमद जी, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। हमारे दीन की हिफाजत किसने? ये व्हाट्सएप किसी को नहीं रोका गया। उस समय ये कहा गया था जिसको पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान जाके रह सकता है, जिसको हिंदुस्तान में रहना है वो हिंदुस्तान में रह सकता है। दबाव नहीं था, कोई रोका किसी ने नहीं था। ये अपना ज्ञान, ये आपका ज्ञान है। रशीदी जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से रशीदी जी, जल्दी से प्लीज। देखिए विवेक भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने हिंदुस्तान के 2 टुकड़े किए। अगर उस वक्त के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर ये चाहते कि हिंदुस्तान के 2 टुकड़े ना हो तो शायद ना होते। उनकी सोच क्या थी कि इनके यहाँ जो है इस तरह का कोई प्रोग्राम तो है नहीं कि बच्चे 2 ये तो 6-6, 7-7, 10-10 करते हैं, तो 50 सालों में जाकर ये हमारे बराबर हो जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर का ओहदा मांगेंगे। उनकी सोच ये थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। इसीलिए उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को तैयार किया कि तुम पाकिस्तान की मांग कर लो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ये तो बड़ा एलिगेशन आप लगा रहे हैं। मुझे इस पर एक अलग से चर्चा बुलानी पड़ेगी।